हेलो गाइस। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कि हम जो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देख के इस पीडीएफ को देख के डर मत जाना कि पता नहीं हम बुक में से पढ़ेंगे, लेकिन इस बुक के पीछे अगर करवाने का एक रीज़न ये है कि जब आप इस चैप्टर को करोगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ, कि अगर मैं इस बुक से करवा रहा हूँ तो क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आप जब पढ़ोगे ना आपको लगेगा वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। ठीक है। तो हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हुए जल्दी से फटाफट से अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि आपको जल्दी से समझ आए और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है। मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है। इसी को हम पढ़ेंगे। जो कंसेप्ट मैपिंग लिखा हुआ है इसको हम नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मैटर। ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैटर। मैटर मीन्स, हम देखो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जैसे ये ओ प्लस एम, मैंने आपके लिए लिख दिया ओम। ठीक है। ओम मीन्स ऑक्यूपाई स्पेस। देन क्या? देन मास। ये वो मूवी वाला मास नहीं है, ये अपना मास है। ठीक है। जब भी हम मैटर की बात करेंगे, जब भी कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी जहाँ फिर उसके पास कुछ मास होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है। हम उसे क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे एक चीज़ और आती है। क्या? कभी कभी हम किसी चीज़ को क्या बोलेंगे? देखो, कोई चीज़ आपके दिमाग में आ रही है जिसे हम क्या बोलें? नॉन मैटर। है कोई ऐसी चीज़? बताओ। अगर है तो बताओ जल्दी से। अच्छा, अगर अगर मैं नॉन मैटर पूछूं जहां तो वो ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करेगा, जहां उसके पास कुछ मास नहीं होगा, सिंपल सी बात, उसे क्या बोलेंगे? नॉन मैटर बोलेंगे। ठीक है भाई, आपने बोल दिया नॉन मैटर बोलेंगे तो हम ऐसे तो नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहले एग्जाम्पल हम बोलेंगे फीलिंग्स। क्या? फीलिंग्स। पूरा दिन किसी को आई लव यू, किसी को तीसरे को आई लव यू, चौथे का आई लव यू। तो आई लव यू जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? नॉन मैटर की प्रॉपर्टी है ना। जैसे हमने क्या किया, किसी को आई लव यू बोल दिया तो वो क्या है? नॉन मैटर की प्रॉपर्टी है ना। हम बोल देते हैं, अपनी मदर को बोल दो, किसी को भी बोल दो, अपने चाहने वाले को बोल सकते हो। हम पूरा दिन यही बोलते रहते हैं, है ना। ये प्यार, वो प्यार, जेलसी, है ना। मैं इससे बड़ा नफरत करता हूँ, उससे बड़ी नफरत करता हूँ, है ना। ये वो, है ना। तो वो क्या चीज़ है? वो यही है क्या, कि वो क्या चीज़ है? वो है नॉन मैटर। ठीक है। ना तो उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ना ही उसके पास क्या है? कुछ मास है। ठीक है। जब भी इस अर्थ पे जब भी इस अर्थ पे हम किसी चीज़ को टेस्ट कर सके, टच कर सके या फिर फील कर सके, वो किसके अंडर आएगी? वो आएगी किसके अंडर? मैटर के अंडर में। ठीक है। हम इस अर्थ पे अगर हम बात करें इस अर्थ पे हम किसी चीज़ को टेस्ट कर सकें, टच कर सकें या फिर फील कर सकें, वो किस कैटेगरी में आएगी? वो आएगी मैटर की कैटेगरी में। ठीक है। अब फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा? फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स यही बोलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ particles and the particles of matter is very 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 small। means जो small particles हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? एटम भी बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे एटम मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम वो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, इस वजह से दैट्स वाई कि हम यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं? पार्टिकल्स मेंशन कर रहे हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या बोलता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है। आपने बता दिया, हम नहीं मानेंगे, लेकिन क्या चीज़ है? जब भी कोई चीज़ मूव करती है उसके साथ हमेशा क्या होता है? कैनेटिक एनर्जी। क्या होगा उसके साथ? हमेशा कैनेटिक एनर्जी होगी। जब भी मैं किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो उसकी कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। याद रखना, उसकी कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है। अब कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब कॉन्टिन्यूसली मूव, अगर हम आपने कंटेनर लिया, उसमें इंक क्या डाल दी? इंक डाल दी, तो आपने देखना कि 1 या 2 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद वो इंक क्या कर जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी, है ना। तो वो इंक पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इस वजह से वो इंक खुद ब खुद ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट जो उसका पार्ट है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है। तो वो कौन डिजोल्व कर रहा है? किसको प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हमने इंक को किस में डाल दिया? वाटर में ऐड कर दिया, और आपने देखा कि वो खुद क्या हो गई? ऐड हो गई। ठीक, या डिजोल्व हो गई।
फर्स्ट पॉइंट क्लियर, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बिल्कुल सही बात है। हमने चाय पी, हमने कॉफ़ी पी, हमने लेमनेड पिया, हमने नींबू पानी पिया, हमने सब कुछ पी लिया, हमने सब कुछ पी लिया, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। समझ जाओ क्या चीज़ है वो, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू ए, हम क्या बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। हमने क्या किया, शिकंजवी बनवाई, जैसे हम नींबू पानी, जैसे हम लेमनेड बोलते हैं, हमने क्या किया, वाटर में क्या ऐड कर दिया, सोल्ट या शुगर ऐड कर दिया, और हमने देखा उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। जब उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो जो हमने सोल्ट या फिर शुगर ऐड की वो कहाँ गई। हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, जब मैंने शुगर ऐड की या सोल्ट ऐड किया तो जो वेकेंट स्पेस थी वहाँ पे जो शुगर के मॉलिक्यूल से वहाँ उसने जो वेकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, इस वजह से उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। दैट्स वाई मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ से ये पता चलता है कि पार्टिकल जो हैं मैटर के, उसके बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ ठीक है, आपने बोल दिया, ऐसे कैसे मान ले, ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, है ना, मानना भी नहीं चाहिए, क्यों माने हम। चीज़ देखो, कभी भी आपने देखा होगा, आपने क्या किया, टैब ऑन कर दी, टैब ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं, जब भी वाटर फ्लो करता है हम अपने हाथ से ऐसे करके उसको काटते हैं। कभी आपने काटा है ना। हाँ बिल्कुल, हाथ से हमने वाटर को ऐसे करके काट दिया, ठीक है, जब वहाँ से फ्लो कर रहा है तो आप देखोगे विद इन द सेकंड फ्रैक्शन ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, वो फिर से रिकनेक्ट हो जाएगा। दैट इज द अट्रैक्शन, है ना, दैट इज द अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स को फिर से अट्रैक्ट कर दे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, तो पार्टिकल्स क्या कर लेंगे, फिर से उसको अट्रैक्ट कर देंगे और फिर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप जिससे मर्जी काट दो, है ना, है ना, काट दो मतलब अपने हाथ से उसको, उसके फ्लो को काट दो, है ना। समझदार आप काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन दिमाग अपना बिल्कुल सही जगह पे लगाया करो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है, तो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप बोलोगे क्या लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड और कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये बोल सकते हैं कैनेटिक एनर्जी सॉलिड में क्या होगी, मिनिमम होगी। अब आप बोलोगे क्यों मिनिमम होगी, वो इसलिए मिनिमम होगी क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, और जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, याद रखना, जितनी ज़्यादा उसको पकड़ के रखेगा मूवमेंट होगी नहीं होगी, जितना उसको पकड़ के रखेंगे वो मूवमेंट नहीं करेगा, और अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा तो उसकी कैनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कैनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। और गैसियस में क्या होगा, गैसियस में क्या है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है ना, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, मूवमेंट आराम से हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा कैनेटिक एनर्जी। याद रखना, जितनी ज़्यादा मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कैनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स कि मूवमेंट जैसे इंक्रीज करेंगे कैनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होती है, जहाँ पे आपको पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास दिखे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्यार होता है वो बिल्कुल पास पास रहते हैं, है ना। घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा प्यार, मम्मी के साथ सबसे ज़्यादा प्यार, फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा प्यार, तो हम हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं, बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। तो इनके साथ भी वही सेम चीज़ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होगी, जहाँ पे ये बिल्कुल करीब करीब रहेंगे, तो सबसे पास पास कहाँ रहेंगे, सॉलिड में रहेंगे। और इंटरमीडिएट मतलब जैसे कि स्कूल में गए और अपनी क्लास में बैठना है, बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के बाकी क्लास में तो बैठना ही है ना, वो इंटरमीडिएट स्टेट है कि वहाँ पे बैठे ठीक है, लेकिन ये तो है ना कि घर पहुँचने के बाद भी उन्हीं के साथ बैठना है, ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और वीकेस्ट इन गैसेज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेज में बिल्कुल कम होगी। ये वो बंदे हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है, आगे चलते। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है, जब हम आ जाओ डायग्राम देखो, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास, पार्टिकल्स क्या हैं, बिल्कुल पार्टिकल्स हैं बिल्कुल पास पास। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं। यहीं पे आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, और स्पेस सबसे कम। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मीडियम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम, और स्पेस भी क्या होगा, मीडियम। एफ मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एस मीन्स
स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। गैसियस की बात करेंगे तो गैसियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम, और स्पेस क्या होगा, लार्ज, मैक्सिमम स्पेस होगा, तभी तो इतनी दूर दूर बैठे हैं बेचारे। चलो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। अब हम 3 स्टेट्स पढ़ेंगे। 3 स्टेट कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर की हमें पता है, अगर किसी को भी पूछ लो ना, अगर हम किसी से भी पूछ लें 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर 6th क्लास 7th क्लास के बच्चे को, तो वो हंस के बता देगा, क्या हंस के ये बताएगा कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट हम क्या हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो हम 4th स्टेट भी पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, और 5th स्टेट भी पढ़ते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, ये 5 स्टेट्स होती हैं अपने पास, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बॉडी लिखा हुआ है, हम ये बोल सकते हैं हमारी बॉडी भी किससे मिलके बनी है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर से मिलके बनी है। आप पूछोगे कैसे, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, आप इसको लिख सकते हो पेपर में भी, है ना। अब देखो हर एक चीज़ को याद नहीं कर सकते ना, हर एक चीज़ को याद करना तो काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अपने आप से रिलेट करके अगर हम किसी चीज़ को याद करेंगे तो हमें वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है क्या, बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड, bones and teeth are solid. Second point, blood and water present in our body are in the form of liquid. Great. And the third one is, हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन कहाँ स्टोर होती है, लंग्स में, है ना। तो दैट मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर गैसियस स्टेट भी है, जो मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, लंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, और 70% वाटर, जो हमारी बॉडी बनी है 70% ऑफ वाटर से मिलके बनी हुई है, ये तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे प्रॉपर्टीज, सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज, और किसकी, गैस की प्रॉपर्टीज। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ मैं आपको लिखवाऊंगा, है ना। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, हैव ए डेफिनेट शेप। अब मेरे पास ये क्या है, टैब है, मेरे पास ये क्या है, टैब, ठीक है, और ये मेरे पास पेन है। तो ये पेन की एक डेफिनेट शेप है, ये पेन की क्या है, एक डेफिनेट शेप है। डेफिनेट शेप मीन्स कि जैसी ही इसकी शेप है, चाहे 2 साल तक, चाहे 1 करोड़ साल के बाद भी अगर आप इसको देखोगे तो इसकी शेप कैसी रहेगी, इसकी शेप वैसे की वैसी रहेगी। दैट मीन्स कि मैं ये बोल सकता हूं कि सॉलिड में क्या है हमारे पास, डेफिनेट शेप। चलो डेफिनेट शेप तो पता चल गई। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, जब मैं बात करूंगा सॉलिड की, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब भी मेरे पास 4 से 5 मटेरियल सॉलिड के पड़े हुए हैं, तो मैं बता सकता हूं कि ये उसकी एक डिफाइंड बाउंड्री सेट कर देते हैं। अगर एक पेन टैब ये ले लिया, या एक पेन ले लिया, मान लो यहाँ कोई पेन पड़ा हो, तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं पड़ा हुआ पेन, ठीक है, ये एक पेन है, रेड पेन है ना, 2 पेन दे रखे हैं, तो इनकी आप क्या है, बाउंड्रीज को मैं मतलब डिफाइन कर सकता हूं कि ये रेड पेन की बाउंड्री है और ये इस ब्लैक पेन की बाउंड्री है। तो सॉलिड में हम बिल्कुल ईजिली डिफाइन कर सकते हैं बाउंड्री को, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि ये बाउंड्री किसको बिलोंग करती है और ये बाउंड्री किस चीज को बिलोंग करेगी। नेक्स्ट, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी मीन्स हार्ड सब्सटेंस, सॉलिड आपको पता ही है हमेशा हार्ड होते हैं। और इनकम्प्रेसिबिलिटी, जब मैं किसी चीज़ पे, मेनली जब मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो सॉलिड में जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, क्या अप्लाई करूंगा, प्रेशर, तो प्रेशर अप्लाई करने पे अगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, अगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स कि वो क्या है, इनकम्प्रेसिबिलिटी। अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, दैट मीन्स कि वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन सॉलिड स्टेट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करता, दैट मीन्स कि ये क्या है, इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। लास्ट क्या है, हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड में क्या होता है, हमेशा एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा। यहां पे सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम। अगर इस जगह पे मैं यहां पे एक क्यूब रख दूं, मान लो ये क्या है, क्यूब रखा हुआ है, तो इसको क्लोज करने की जरूरत है, कभी ये सॉलिड यहां से निकल के बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि हम किसमें, सॉलिड में कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, ओपन सिस्टम। जब भी, क्योंकि देखो हर एक चीज ओपन सिस्टम में पड़ी हुई है, कहीं भाग के तो जा नहीं रही। दैट मीन्स कि जो हम सॉलिड की बात करेंगे उसमें हमेशा ओपन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो दे रखा है, सम एक्सेप्शनल एग्जांपल्स। हमने क्या बोला यहाँ पे कि रबर बैंड क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, रबर बैंड हमने ये बोला कि सॉलिड में शेप चेंज नहीं होगी, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस तो ऑलवेज देयर। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल केस है, और ये अगर आप
देखो इस बुक से कर रहे हैं तभी एक्सेप्शनल केस दिखाइए। अगर हम बुक से नहीं करते, सीधे शॉर्ट फॉर्म करवाते, तो मैं सिर्फ आपको बताता, और जब मैं बताता तो आप सुन के उसको भूल जाते। लेकिन अब आप नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और आपके दिमाग में हमेशा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो स्ट्राइक करेगा कि नहीं, हमने ये वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो रबर बैंड क्या है? सॉलिड है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप चेंज होगी। ठीक है, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक भी कर जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं तो एक ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है। स्पॉन्ज क्या है? सॉलिड है। जब उसको हम क्या करेंगे, उस पर हम प्रेशर या फिर फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी उसकी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम या उसकी शेप चेंज हो जाएगी। सो दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर ऑलवेज। तो हमें ये खुद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ें करवाई, एक स्पॉन्ज करवाया और दूसरा क्या करवाया? रबर बैंड करवाया। ठीक है, हमें सॉलिड स्टेट समझ आ गई। हम इसी को लिख सकते हैं। अगर आपसे डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो यही प्रॉपर्टीज आप वहां पे मेंशन कर देना, आपका कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब हैव फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मींस कि फ्लो करना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। कभी भी आपसे अगर पानी नीचे गिरा है तो आपको पता है रिवर भी कहीं ना कहीं से फ्लो करेगी, एक जगह पे स्टिल नहीं रहती है ना। कभी भी पानी आपसे नीचे गिरा, फ्लोर पे गिरा, तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ के आपके पास पहुंच ही जाएगा, है ना। जैसे सच्चा प्यार पहुंच जाता है कहीं ना कहीं से रास्ता पहुंच के, है ना। मतलब कि वैसा ही है ये, वैसा ही ये क्या है? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स फ्लो करके कहीं ना कहीं ये आपके पास पहुंच जाएगा। और लिक्विड में रिजिड शेप नहीं होगी, फिक्स शेप नहीं होगी। रिजिड मतलब हार्डनेस नहीं है बिल्कुल भी, इसमें ये चेंज करता रहता है। लो कंप्रेसिबिलिटी, इसमें अगर हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसमें जो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, बिल्कुल मिन्यूट सा थोड़ा सा चेंज आएगा। दैट मीन्स कि इसमें लो कंप्रेसिबिलिटी है। नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज। अब इसमें कोई डेफिनेट शेप और बाउंड्रीज नहीं होंगी, है ना। बाउंड्रीज इन द सेंस कि अब देखो मैंने क्या कर दिया, वाटर है मेरे पास, मैंने उसमें मिल्क ऐड कर दिया, तो आप उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकते हो कि कितना मैंने मिल्क उसमें ऐड कर दिया। शिकंजवी में मैंने क्या कर दिया, आपने देखो नींबू पानी में मैंने क्या कर दिया, पानी में नींबू ऐड कर दिया, तो आप बता सकते हो कि इसमें कितना कितना नींबू है। उसकी बाउंड्रीज नहीं डिफाइन कर सकते हम लिक्विड की, लेकिन हम ना ही उसकी डेफिनेट शेप बता सकते हैं। पहले वाटर कूलर में था, फिर मैंने अपने मटके में डाल दिया, मटके के बाद मैंने अपनी बोतल में डाल दिया, बोतल के बाद अपने ग्लास में डाल दिया। तो जैसा मेरे पास वेसल होगा वैसी उसकी शेप हो जाएगी। नेक्स्ट, हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अगर मैंने 100 ml का सब्सटेंस लिया तो चाहे मैं किसी भी वेसल में डाल लूं, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। याद रखना है इस चीज को, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि उसका वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। दैट्स ग्रेट। अब ये चीजें आपने खुद पढ़नी है, जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में ये फुल इसकी जहाँ तो फिर आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर देना। जहाँ फिर कुछ भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ फिर अगर मैं आपको सीधी PDF वहाँ पे आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे आराम से इसको देख के उसको डाउनलोड कर लेना और एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलता है। गैसीय स्टेट में भी क्या है? हैव फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स ये फ्लो करता है। गैस आपको पता है ये फ्लो करती है। जब आपने यहाँ पे परफ्यूम लगाया तो 10 मीटर दूर कोई बंदा खड़ा है ना, तो आप वो वाली खुशबू वहां तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? गैसियस भी क्या करती है? फ्लो करती है वन प्लेस टू अनदर। हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी मींस इसमें कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी। एग्जांपल CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दैट मींस कि अगर मैंने हाई कंप्रेसिबिलिटी यहां बोला, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जब हम अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे, मींस कि जब मैंने क्या किया, प्रेशर जब मैंने अप्लाई किया, उससे हमारे वॉल्यूम में क्या चेंज आया, उसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो हमने जब प्रेशर अप्लाई किया गैसियस स्टेट पे, या गैसियस मॉलिक्यूल्स पे, तो क्या हुआ, उसके वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आया, और उसी चेंज को हम बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी सेम टू सेम इसी फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी भी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होंगी।
हैव नो डेफिनेट शेप, नहीं होगी डेफिनेट शेप, बिल्कुल कैसे हो सकती है डेफिनेट शेप, आप बताओ। देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि मैंने परफ्यूम की बॉटल यूज़ कर ली, जब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो पहले उसका वॉल्यूम या उसका शेप कैसी थी, जितनी परफ्यूम की बोतल इतनी थी तो वैसी उसकी शेप थी, लेकिन जब मैंने उसको यूज़ कर लिया तो पूरे रूम में मॉलिक्यूल्स फैल गए, गैस मॉलिक्यूल्स, तो फिर उसका शेप कैसे होगी, जैसे मेरे रूम का शेप होगा वैसे ही उसका शेप हो जाएगा। दैट मीन्स कि गैसियस स्टेट की भी क्या होगी, शेप डेफिनेट नहीं होगी और ना ही उसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा। यही एग्जांपल उठा के आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होगा, पहले इतनी सी बोतल में था तो वॉल्यूम उतना था, फिर पूरे रूम में फैल गया तो वॉल्यूम चेंज हो गया है। नेक्स्ट चलते, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखो सॉलिड टू लिक्विड में, लिक्विड टू गैस में स्टेट ही चेंज कर रहा है ना, आइस टू वाटर जा सकता है, वाटर टू वेपर जा सकता है ना। और तो क्या कर सकते हैं हम, अगर हम हीट करेंगे आइस को तो वो मेल्ट होके कहाँ चला जाएगा, वाटर में। जब मैं इस वाटर को क्या करूंगा, हीट करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। दैट मीन्स जब मैं किसी चीज को हीट कर रहा हूं तो वो सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है, देन जब और ज्यादा हीट कर रहा हूं तो वो लिक्विड टू वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। अब देखो थर्मामीटर की बात चल रही है तो अपने पास 3 स्केल्स होते हैं। थर्मामीटर मीन्स देखो थर्मा होता है थर्मल, थर्मल मीन्स हीट, और मीटर होता है स्केल, है ना। यहां पे लिख देते हैं आपके लिए थर्मा मीटर, थर्मा मीन्स थर्मल, थर्मल मीन्स हीट, और मीटर मीन्स स्केल। तो हीट को नापने वाला स्केल को क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। अभी भूलना नहीं है। और अपने पास 3 स्केल्स होते हैं। KFC याद रहेगा, हम जाते हैं खाने पीने KFC ना, लेकिन ये वो वाला KFC नहीं है, ये K से याद रखना है। एक स्केल केल्विन होता है, दूसरा फ़ारेनहाइट होगा, तीसरा हमारा प्यारा सेल्सियस, हमारा प्यारा सेल्सियस। तो एक फॉर्मूला अभी आपको करवाता हूं, कभी नहीं भूलोगे अगर कन्वर्जन करना है। क्या फॉर्मूला आएगा, C/5 K - 273/5 F - 32/9। तो ये क्या है, ये है फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला। और आपकी कन्वर्जन, कोई भी कन्वर्जन हो, चाहे केल्विन टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, कोई भी हो, चाहे केल्विन टू फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, कोई भी कन्वर्जन हो, इस फॉर्मूले से आप आराम से कर लोगे। मैं नहीं बोलता को रटने के लिए, मैं नहीं आपको बोलूँगा कि आप 10-10, 15-15 फॉर्मूले याद कर लो। यही फॉर्मूले अगर हमें करवाता तो 3 फॉर्मूले थे इसके, लेकिन मैंने एक फॉर्मूले में ही आपको सारा कुछ करवा दिया। एक फॉर्मूला देखो, जो आपको दिया होगा वो उठाना है और जो आपने निकालना है वो उठाना है। जैसे सेल्सियस गिवन है, केल्विन निकालना है तो आप ये दोनों को रखोगे। सेल्सियस गिवन है तो फ़ारेनहाइट निकालना है तो आप सिर्फ इन दोनों को रखोगे, केल्विन को स्किप कर दोगे यहाँ से, तो आपका 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भूलना नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। एक फॉर्मूला सिर्फ आप मेरे लिए इतना याद कर लो और कुछ नहीं बोलता आपको याद करने, सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपने याद करना है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज़ है, मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज़ है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड। सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, और किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही है, जैसे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वही होता है ना मेल्ट, मेल्ट करना क्या होता है, आइस से हम वाटर में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी आइस मेल्ट हो रही है। दैट मीन्स कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रही है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो क्या करेगी, मेल्ट होगी, उसे बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना है, ये भूलना बिल्कुल नहीं है किसी ने। आगे चलते हैं। अब लेटेंट हीट याद रखना है। लेटेंट हीट में क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज़ है, 1 kg का सब्सटेंस, 1 kg का सब्सटेंस क्या, सॉलिड सब्सटेंस, हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमने आइस ले ली और आइस को हीट करना स्टार्ट कर दिया, और जब तक कि ये, लेकिन कंडीशन क्या, 1 kg का सब्सटेंस हो, हमने उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया और किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हुआ, वो हुआ लिक्विड में कन्वर्ट। और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जब ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, तो इसे कितनी एनर्जी लगी,
कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी इस 1 kg के सॉलिड को, सब्सटेंस को चेंज करने में, किसमें, लिक्विड में, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 kg का सब्सटेंस, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड टू लिक्विड में, और कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो आ गया बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म ए वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्या किया, पानी को ले लिया, उसको गर्म कर दिया, गर्म करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। हम क्या किया, उसको गर्म किया, इतना गर्म किया कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर में, और किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा उसी को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर की बात कर रहे हैं, मेनली हम वाटर की ही बात करते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि घर पे नॉर्मली वाटर ही मिलता है, तो इस वजह से हम एक सिंपल सी एग्जांपल उठा लेते हैं और हमें याद भी होती है कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सेम कंडीशन, 1 kg का सब्सटेंस लेकिन पहले सॉलिड था, अब क्या है, लिक्विड, और उस लिक्विड को हमने किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में, और कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस 1 kg के लिक्विड को चेंज करने में, किसमें, वेपर में चेंज करने में, उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस वेपर से याद रखना, वेपर मींस जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, वो वेपर है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, वेपर। तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी, तो याद रखना। कुछ टिप्स होती हैं, जैसे हर एक चीज रटनी नहीं होती, कभी कभी उसको समझ के भी करना होता है। दैट मीन्स अब आगे सॉलिड से अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, जैसे कि हमारे पास क्या है, आइस। आइस को हमने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। वाटर को हमने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। ठीक, अगर हम इस वेपर को फिर से क्या करेंगे, कूल करेंगे या कूलिंग इफेक्ट देंगे, तो ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, और ये लिक्विड को फिर से कूलिंग इफेक्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। हमने अपने पानी को फ्रीजर में लगा दिया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस गैस को अगर हमने ठंडा किया कंडेंसेशन से, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा वाटर किस स्टेट पे रहता है, हमेशा लिक्विड स्टेट पे रहेगा। वेरी गुड। और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा सॉलिड स्टेट में, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा वेपर स्टेट में। तो देखो इतनी इजी एग्जांपल है, लेकिन कभी कभी हमें नहीं याद रहती, लेकिन अभी हम कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बुक से पढ़ा है। जब भी कोई चीज़ बुक से पढ़ोगे तो 2 चीज़ें अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके साथ हमें 5 चीज़ें फ्री मिलती हैं, और वही हमारे मार्क्स बढ़ाती हैं। वही हमारे क्या करती हैं, मार्क्स बढ़ाती हैं, जो हमने 5 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी हैं बाकियों से। तो यही चीज़ है, तभी तो मैंने आपको यहाँ से बुक से पढ़ाना स्टार्ट किया। नहीं तो इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं अपने नोट्स बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि ये है कि अगर बुक से पढ़ेंगे तो दिमाग में रहेगा। ठीक है, सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, एंड उसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर कभी आपने देखो मंदिरों में गए हो, व्हाइट कलर का जो जलाते हैं अपना ना, कपूर जिसे हम बोलते हैं, उसे हम कैम्फर बोलते हैं। ठीक है, उसका जो साइंटिफिक नेम है उसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। एक और चीज है, अगर मैं बताऊं, कैम्फर तो है ही है, ड्राई आइस भी है अपने पास। और क्या है, तो ड्राई आइस है, कैम्फर है, और नैप्थलीन बॉल्स हैं। कौन सी बॉल्स हैं, नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स। अब बोलोगे कौन सी होती है नैप्थलीन बॉल्स, जो आपने कभी वॉशरूम गए तो व्हाइट कलर्स की देखी होगी आपने बॉल्स ना, व्हाइट कलर की बॉल्स होती है फिनाइल की ना, गोल सी गोली टाइप है ना, तो वो आपने सभी ने देखी होगी। तो वो क्या है, सब्लिमेशन की एग्जांपल है। ड्राई आइस भी क्या है, सब्लिमेशन की एग्जांपल है। तो ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, फ्रीजर में लगी होती है। जब आप उसको उखाड़ोगे, अपने हाथ पे रखोगे, तो आपको दिखेगा कि वो लिक्विड में नहीं, सीधे गैस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड टू गैस में। तो नैप्थलीन बॉल्स भी क्या होती हैं, सॉलिड टू गैस में। दैट मीन्स कि वो किसकी एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है वो बताओ, सब्लिमेशन की। याद रखनी है ये चीजें, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर मैं गैसियस
ये मेरे पास गैस गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स में मैंने पिस्टन लगाया और प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये वही चीज़ जो हमने सीएनजी में पढ़ा था, मैंने आपको बताई थी ना सीएनजी में चीज़, तो ये वही चीज़ है कंप्रेसिबिलिटी। जब इसको मैं कंप्रेस करूँगा तो ये क्या कर जाएंगे, ये क्या कर जाएंगे, गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी, यहां लिख दिया मैंने सी फॉर कंप्रेसिबिलिटी। हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन से इसको कंप्रेस कर रहे हैं और ये गैस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास आ रहे हैं, और जब ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जब मैं किसी पे प्रेशर अप्लाई करूंगा मेनली इन गैसीय स्टेट, तो गैस मॉलिक्यूल्स पे जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, जब मैं गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं पिस्टन से, तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, भूलना नहीं है, आगे चलते हैं। अब बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ द गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, हमें पता चल गया। ठीक है, अब ये क्या है, स्टेट चेंज हो रही है। ये क्या दे रखा है, सॉलिड, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। फिर लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैसियस में। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। यहां मैंने उठा लिया क्या, आइस, यहां उठा लिया वाटर, यहां क्या उठा लिया, वेपर। तो आइस मींस जब मैं क्या करूंगा, इस सॉलिड को मैं क्या करूंगा, हीट प्रोवाइड करवाऊंगा। क्या मैंने इसको क्या किया, हीट प्रोवाइड करवाई। नहीं, अगर देखो हीट प्रोवाइड करवाएंगे या फिर ऐसे पड़ा रहने देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, आपकी आइसक्रीम आप खा रहे हो मान लो, तो 2 या 10 या आधे 1 घंटे के बाद वो क्या होती है, मेल्ट हो जाएगी। हाँ, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। हम क्या बोलते हैं कि आपकी आइस क्या कर रही है, मेल्ट कर रही है। तो बस वहीं से ये वर्ड आया मेल्टिंग, वहां से ये कौन सा वर्ड आया, मेल्टिंग। कौन सा वर्ड आया, ये मेल्टिंग का, ये मेल्टिंग का वर्ड वहीं से आया कि हमारी आइस क्या कर रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। दैट मीन्स कि वो क्या है, मेल्टिंग है। अगर हमारा लिक्विड, हमने क्या करना है, गर्मी, समर्स में बड़ी गर्मी है, तो हम क्या करेंगे, अपना लिक्विड, देखो हमें ठंडी ठंडी चीज़ खाने की आदत है, हम क्या करेंगे, पानी को फ्रीजर में लगा देंगे और फ्रीजर में वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। दैट मीन्स कि फ्रीजर से हो रहा है तो हम बोलेंगे फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। अब यहां से लिक्विड से कहां जा रहा है, गैस में। दैट मीन्स लिक्विड से कहां जा रहा है, गैस। वाटर से कहां जा रहा है, वेपर में। वाटर से कहां जा रहा है, वेपर में। तो मीन्स वाटर, जब हम उसको बॉईल करेंगे पानी को, तो हम बोलते हैं ना कि क्या हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है। क्या हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है। बॉइलिंग भी बोलते हैं, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो बॉइलिंग बोलेंगे, नहीं तो वो क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। सी से कंडेंसेशन, सी से कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब जब भी कोई चीज गैस से सॉलिड की तरफ जाएगी या फिर सॉलिड से गैस की तरफ जाएगी, दैट मीन्स उसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। देखो रटना कुछ नहीं है, दिमाग से समझना है, फिर 2 मिनट में हो जाएगा। सॉलिड से इंटरमीडिएट स्टेट में नहीं जाना है, लिक्विड में नहीं जाना है। दैट मीन्स कि वो कौन सी स्टेट होगी अपने पास, वो स्टेट है कौन सी, वो स्टेट है सीधे सॉलिड टू गैस में जाने वाली सब्लिमेशन। ठीक, अब इवेपोरेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या चीज है, इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन है सरफेस फिनोमिना। सबसे पहले तो मैं यहां पे आपको एक डिफरेंस बता दूं इवेपोरेशन का। यहां अगर है स्पेस नहीं है तो यहां पे मैं आपको इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आता है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट इवेपोरेशन क्या होगा, यह है सरफेस फिनोमिना, और ये कौन सा है, बल्क फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना मींस कि इवेपोरेशन क्या होगी, जितनी जितने सरफेस पे क्या होगा, सनलाइट पड़ेगी, उतना उतना इवेपोरेशन होगा। ठीक है, ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे ही सनलाइट गिरेगी और सरफेस पे ही क्या होगा, वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। जैसे ये है और यहां पे सनलाइट पड़ रही है, तो ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला आपको दिखेगा सिर्फ यही इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट नीचे वाला नहीं होगा। दैट मीन्स कि जो हमारा इवेपोरेशन है वो कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। और जो अपने पास बॉइलिंग वाला है वो कौन सा फिनोमिना है, वो बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना मतलब नीचे से पानी उठ के ऊपर जाएगा, मीन्स जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करवाएंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कूलिंग। क्या है,
कूलिंग इफेक्ट। तो इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देगा, बॉइलिंग पॉइंट कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा। कूलिंग इफेक्ट मींस क्या चीज? अब देखो इवेपोराइजेशन, अगर हम बात करें इवेपोरेशन की बात करेंगे, इवेपोरेशन में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। आप अगर मैं आपको बोलूं आप मान लोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, ऐसे थोड़ी ना मानेंगे, जब तक लाइव एग्जांपल नहीं देंगे नहीं मानेंगे। तो सिंपल सी बात समझो कि समर्स में हम क्या करते हैं, हमेशा मटके का पानी पीते हैं। अब मटके का पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि अब पानी भी ठंडा रहता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न तो होगा ना। तो रीज़न यही है इवेपोरेशन का। वहाँ पे जब हम उस मटके में से पानी पीते हैं तो उस मटके में क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। उस पोर्स में क्या होता है कि पानी क्या करेगा, बाहर निकलेगा। उस पोर्स में से पानी हमेशा बाहर निकलेगा। जब उस पोर्स में से पानी बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, साथ के साथ पानी इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही पानी इवेपोरेट होगा तो वो पीछे क्या छोड़ जाएगा, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट, तो इस वजह से जो मटके का पानी रहता है हमेशा ठंडा रहेगा। कभी समर्स में आपको स्वेटिंग हुई हो, स्वेटिंग के बाद आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि क्या होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मींस कि वो पानी जो स्वेटिंग की फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकला है वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट के बाद वो क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। वो क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। दैट मींस कि इवेपोरेशन क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया। अब थर्ड वाला जो है वो है यहां एनी टेम्परेचर। क्या होगा, एनी टेम्परेचर। और यहां क्या है, फिक्स्ड टेम्परेचर। फिक्स्ड टेम्परेचर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं कि एनी टेम्परेचर, इवेपोरेशन कभी आपने देखा हो विंटर में भी इवेपोरेशन होती है और समर्स में भी इवेपोरेशन होगी, लेकिन दोनों में स्पीड थोड़ी ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन इवेपोरेशन दोनों में होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन क्या चीज़ है। इवेपोरेशन मीन्स कि चाहे टेम्परेचर 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है, चाहे 1 लाख है ना डिग्री सेल्सियस है, क्या होगा, इवेपोरेशन पॉसिबल है। इवेपोरेशन होगी ही होगी। एनी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन पॉसिबल है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो हम बोल सकते हैं फिक्स्ड टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस मींस 100 डिग्री सेल्सियस। 99 होगा तब भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा, जो बॉइलिंग होगी वो पॉसिबल नहीं है। 100 मींस 100, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट जो अपने पास पॉइंट था वो था सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। सेकंड पॉइंट मैंने बोला बल्क फिनोमिना, उसका साथ वाला ही। जो सेकंड था कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट। और इसकी एग्जांपल क्या है, जो हम मटका घर में यूज करते हैं, स्वेटिंग की एग्जांपल है। जब हमें स्वेटिंग होती है उसके बाद जब वो स्वेटिंग इवेपोरेट होती है तो हमें क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, हमें ठंडा लगता है। एनी टेम्परेचर, इवेपोरेशन एनी टेम्परेचर पे पॉसिबल है, चाहे 0 डिग्री हो। 0 पे तो पॉसिबल नहीं होगा, चाहे 10, 20, 30, 40, 45, 50, 100, तो हर एक टेम्परेचर पे इवेपोरेशन पॉसिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ कुछ लिखे हुए हैं कि इवेपोरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ लिखा हुआ है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही क्या होगा, इवेपोराइजेशन। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। दैट मीन्स कि सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा, सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन कम। कभी भी आप देखो, कभी भी देखा हो कि अगर आपसे पानी नीचे गिर जाए, गिलास आपका पानी का नीचे गिर जाए तो आप क्या करते हो, मम्मी जल्दी से जल्दी क्या बोलती है कि जल्दी से जल्दी पोछा मार दो उस पर, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो, है ना। उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, लेकिन वो इतनी फिजिक्स या इतनी केमिस्ट्री जानती है कि क्या हो, अगर पानी नीचे गिरा है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो वो जल्दी से जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो इवेपोराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर मीन समर्स में आपने देखा होगा पॉन्ड वगैरह बड़ी जल्दी सूख जाते हैं, पॉन्ड वगैरह काफ़ी जल्दी सूखते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि इसके पीछे रीजन क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है कि कभी समर्स की बात करेंगे तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इवेपोराइजेशन
काफ़ी फास्ट होगी। समर्स में आपने देखा होगा 2 मिनट में, है ना। समर्स में तो यहाँ आदमी तक सूख जाता है, अगर आधा घंटा उसको मैं बाहर रखूँ तो वो सूख जाएगा। तो पानी तो क्या चीज़ है, तो पानी भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट होता है जब मैं समर्स की बात करता हूँ। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हम विंटर में वो इवेपोरेशन होगी ही नहीं। विंटर में भी इवेपोरेशन है, क्योंकि मैंने बोला है एनी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन पॉसिबल है, चाहे 10 डिग्री है चाहे 20 डिग्री है। हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की। किसकी बात करेंगे, ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। अब ह्यूमिडिटी की जब बात कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी मींस द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर। तो ज्यादातर ये कहां प्रेजेंट होते हैं, जब मॉनसून की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मॉनसून की। मॉनसून में आपने देखा होगा कि अगर आपने कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं तो कम से कम 1 या 1.5 दिन तो वो लेंगे ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और उस वाटर मॉलिक्यूल्स को देखो, उस वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है। लेकिन ये क्या करेगी कि इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतनी ही कम इवेपोरेशन। ठीक है, अब विंड की बात करते हैं। विंड मींस कि जितनी स्पीड से विंड चलेगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन। सो ये इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड। विंड मींस वही सेम एग्जांपल उठा लेंगे। आपने क्या किया, आपने क्लॉथ देखो सुखाने के लिए रख दिए, वहां पे तार पे टांग दिए, तो उसके बाद क्या होगा, जितनी स्पीड से विंड चलेगी आपके कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे, है ना। क्यों सूखते हैं, यही रीजन है कि जितनी ज्यादा विंड चलेगी उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन होगी। जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स आपके क्लॉथ में हैं वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में वही लिखा हुआ है, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट लिखा हुआ है क्या, कि जब भी इवेपोरेशन होती है क्या करती है, ऑलवेज क्या करेगी, हमें कूलिंग इफेक्ट देगी एट द एंड। और इसी कूलिंग इफेक्ट के ऊपर क्या चीज है, हमारी मटका जो है बेस्ड है ना। और ये चीज़ लिखी हुई है कि व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन अवर हैंड, जब हम एसीटोन, कुछ केमिकल्स अगर हम डालते हैं, जैसे एसीटोन अगर आप अपने हाथ में डालोगे तो वो भी जब इवेपोरेट होगा तो आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। और उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है अपने पास पेन टाइप को क्या हो गया ये, चलो देखते हैं। तो अब चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम कॉटन क्लॉथ को समर में हमेशा वेयर करते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या है, गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो वाटर को क्या कर लेगा, अब्जॉर्व कर लेगा, जो हमारी स्वेटिंग है उसको अच्छे से अब्जॉर्व कर लेगा। और जब वो अब्जॉर्व करता है तो जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इवेपोरेट कर देगा, वाटर को क्या कर देगा, इवेपोरेट। और इवेपोरेट के बाद हमें पता ही है एट द एंड हमें क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ठंडा ठंडा डर्मीकूल मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, ठंडा ठंडा डर्मीकूल। ठीक है, तो ठंडक मिलेगी और वही चाहिए हमें। ठीक है, और जब भी समर होता है तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। तो हम पानी फेंकते हैं नीचे, हमेशा स्प्रिंकल करते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो हम स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, वो क्या करता है, उसके बाद एट द एंड गर्म होता है, तो पानी गर्मी में क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है। जब वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो एट द एंड क्या छोड़ के जाएगा, एट द एंड छोड़ के जाएगा क्या, कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाएगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हमेशा समर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पोछा लगाते हैं कि ठंडक रहे, स्प्रिंकल करते हैं, है ना, पानी का, कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रहे। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपने घर से करने। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जब आप देखो पूरा चैप्टर हमने कर लिया, अब इसी के साथ आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन भी आपको यहीं से मिल जाएंगे और इतने बेस्ट क्वेश्चन है कि आप कर लोगे इस चीज़ को, है ना। तो ये क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, ये भी आप आराम से कर जाओगे, मेरे को पता है कि आप बिल्कुल इजीली, इतने इजी क्वेश्चन है कि ये आप जो मैंने चैप्टर पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन है, तो आप टेंशन मत लेना कि पता नहीं क्या लिखवा दिया है। तो ये 2 मिनट में आप कर लोगे सारे क्वेश्चन। दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये आप करोगे, ये आपके लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम जो चैप्टर करेंगे वो अपना करेंगे सेकेंड चैप्टर, क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर, और ईजी चैप्टर है और इसी बुक से करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और मेरे को लगता है अगर आप यहाँ से अगर कर लोगे तो किसी और जगह पे आपको जाने की ज़रूरत है। तो हम मिलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे और बढ़िया करेंगे, फोड़ के जाएंगे हमेशा की तरह। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर किया, वैसे हम अपना सेकंड चैप्टर करेंगे और पूरा फोड़ के जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।